बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्वांटम केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज सब्जेक्ट है। ठीक है, आज मैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहा हूँ कि बेसिकली ये सब्जेक्ट स्ट्रेंज है क्यों और ये बोरिंग क्यों है। ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि ये बोरिंग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसको ज़्यादातर जिस तरह से स्टडी किया जाता है, बोरिंग ये इसलिए बनता है क्योंकि हम सिर्फ मैथमेटिक्स को डील करते हैं। यानी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सब्जेक्ट जो होगा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये क्यों इस क्वेश्चन को उठाकर इसमें पुट किया जा रहा है, हम करना क्या चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था शुरू में। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, मेरे लिए इवन बहुत मुश्किल हो गया था कि ये कोर्स जो है मेरे लिए बहुत बोरिंग हो गया था। ऑल्दो कि मैं इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड था, बट मेरे लिए ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग हो गया था जब मैंने इसको मैथमेटिकली स्टडी किया। अनटिल कि मैंने कुछ मज़ीद जो है लिटरेचर रिव्यू नहीं किया। रिचर्ड फेमन की जो एक बुक है जिसे हम कहते हैं पाथ इंटीग्रल अप्रोच, उसको स्टडी नहीं किया। ठीक है, और कुछ और ऑनलाइन जो है लेक्चर्स वगैरह एक्सपेरिमेंट्स मैंने नहीं देखे, तब तक कि मेरे लिए बहुत बोरिंग था। यानी इंटरेस्टिंग बनाने का इसको सिर्फ एक वजह है कि अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो इंटरेस्टिंग बनाने का इसका एक मेथड है कि आप इसकी फ़िज़िकल अप्रोच पे जाएं। ठीक है, फ़िज़िकल अप्रोच पे जाएं। आप कहेंगे नहीं क्वांटम मैकेनिक्स तो मैथमेटिकल है, तो भाई आप कैसे कहते हो ये फ़िज़िकल अप्रोच, हम इसकी क्यों। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो मैथमेटिकल नहीं है, इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल। ठीक है, यानी कि जो इसकी इक्वेशंस हैं वो एम्पेरिकल इक्वेशन है। यानी ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ और सिर्फ हमने मैथमेटिक्स से ड्राइव किया है, बल्कि कुछ रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स थे। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट थे, फिजिकल अप्रोच से मुराद एक्सपेरिमेंट्स थे रियल लाइफ जो किए गए हैं, जिनसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स को डिराइव किया है। ठीक है, सही। इंटरेस्टिंग जो है वो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको पढ़ने का यही एक मेथड है। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वांटम केमिस्ट्री क्यों अमेजिंग है, क्वांटम केमिस्ट्री क्यों डिफ़िकल्ट है। ठीक है, टफ है। ठीक है, इट्स लुक डिफ़िकल्ट। ठीक है, ठीक है, डिफ़िकल्ट लगती है, क्यों लगती है, तो मैं इस बारे में आपको मज़ीद गाइड करने मज़ीद गाइड करूँगा। ठीक है, सबसे पहले क्वांटम केमिस्ट्री है क्या। क्वांटम केमिस्ट्री बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स है। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स है इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स आप कह सकते हैं, या क्वांटम मैकेनिक्स, जो ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ क्वांटम ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन। और क्वांटम्स का मतलब है कि वेरी लाइट ऑब्जेक्ट, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, क्वांटम का मतलब ऐसा होता है क्वांटाइज्ड। ठीक है, डिस्क्रीट। यानी इससे हम आमतौर पे अगर इसका आम फहम निकालें तो इससे मुराद लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करना पड़ा, हमें क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कवर करनी पड़ी? वो है फेलियर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है? फेलियर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, सॉरी, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है कुछ चीज़ें फेल करने में, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करना पड़ा, क्वांटम थ्योरी को बेसिकली डेवलप करना पड़ा, एंड देन इट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स, न्यू ब्रांच ऑफ साइंस दैट वी कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में भी दो तरह की क्वांटम मैकेनिक्स है। एक है वेव मैकेनिक्स दैट इज़ प्योरली डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर। ठीक है, मैकेनिक्स मेरे ख्याल से 1934 में मेरे ख्याल से गालिबन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, वेव मैकेनिक्स जो है श्रोडिंगर ने डेवलप की, और इसी तरीके से दूसरा इसका जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से मैट्रिक्स मैकेनिक्स हाइजेनबर्ग ने डेवलप किया था। मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो है वो हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, तकरीबन इसके 1 साल बाद जो है उन्होंने इसको डेवलप किया। सही। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इसमें
कि क्वांटम मैकेनिक्स डिफिकल्ट क्यों है, वाई इट इज डिफिकल्ट, वाई इट इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आउट ऑफ कॉमन सेंस है, आउट ऑफ कॉमन सेंस, यानी हम कभी भी कॉमन सेंस को यूज करके इसके बारे में नहीं पता चला सकते कि ये क्या है, ठीक है। तो हम वी गो थ्रू मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स के थ्रू हम जाते हैं, या तो फिर हम एम्पेरिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, एम्पेरिकल लॉज की तरफ जाते हैं, या एम्पेरिकल पोस्टुलेट्स की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कॉमन सेंस, व्हाई इट इज आउट ऑफ क्वांटम कॉमन सेंस, व्हाई इट इज आउट ऑफ कॉमन सेंस। इसका जो जवाब है ये मैं आपको देना चाहूँगा कि व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स इज़ वेरी हार्ड, शायद बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है। और इसका जवाब क्या होना चाहिए, इसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। एक मेरी जो आप कह सकते हैं कि अप्रोच है, ठीक है, मैं उसके मुताबिक इसका जवाब दे देता हूँ कि वाई क्वांटम मैकेनिक्स इज आउट ऑफ कॉमन सेंस। देखिए, हम जानते हैं कि दुनिया जो है वो मैटर से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? मैटर से। और तमाम मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। बाद में साइंसदानों ने प्रूव किया जो है एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और किससे मिलकर बना है? क्वार्क से मिलकर बना है, और क्वार्क, और किससे मिलकर बना है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन से मिलकर बना है, और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। एटम्स इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और ये जो है ये आपके पास सिर्फ एक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिसे कहते हैं क्वार्क, QUARK, क्वार्क, ठीक है। अच्छा, दुनिया की कोई भी चीज़ है या तो वो एटम से मिलकर बनती है, वो एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन और क्वार्क से मिलकर बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, या गर्ज इस दुनिया में कोई भी मैटर है, गैसेस है, एलिमेंट्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दीज टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क। आपकी बॉडी में इस वक्त फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और मेरी बॉडी में इस वक्त जो फंडामेंटली चीज़ मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क आपकी बॉडी में मौजूद है, मेरी बॉडी में मौजूद है। इस कैमरे में भी इलेक्ट्रॉन और क्वार्क मौजूद है, ट्राइपॉड स्टैंड में भी इलेक्ट्रॉन और क्वार्क मौजूद हैं, और पूरी दुनिया जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन और क्वार्क से मिलकर बनी हुई है, सही। अच्छा, अब आगे मजे की बात ये आती है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करें विदाउट डिस्कसिंग द स्ट्रिंग थ्योरी, एक नई थ्योरी आई क्वांटम थ्योरी में। बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली अ क्वांटम थ्योरी, इट इज़ अ क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी है, ठीक है। क्वांटम फील्ड थ्योरी मैं उस पर थोड़े से डॉक्यूमेंट्रीज बना दूंगा, लेक्चर्स तो खैर मैं नहीं दे सकता। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है, मैं इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि दुनिया जो है वो स्ट्रिंग से मिलकर बनी है, स्ट्रिंग्स की डिफरेंट वाइब्रेशंस होती हैं, इसमें दो तरह की स्ट्रिंग्स हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो प्योरली थ्योरेटिकल है, उसमें अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, उसमें कोई अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, मैं फिलहाल इस पर रहूँगा। हाँ, क्वांटम फील्ड थ्योरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी को यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करूँगा विदाउट डिस्कसिंग द स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है। क्वांटम फील्ड थ्योरी को मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, मगर क्वांटम फील्ड थ्योरी में जाने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपके सामने डिस्कस करूँ कि फ़िलासफ़िकल वे डिस्कस करता हूँ, कि एक फ़िलासफ़िकल वे जो है मैं आपके सामने माइंड सेट रखता हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल ऑफ फिज़िक्स जो है वो एक फ़लसफ़े से ड्राइव की गई है। तो अगर आप सोचें कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली है क्या, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया कितनी चीज़ों से मिलकर बनी है। आप कहोगे यार वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, मैं कहूँगा वो और छोटे पार्टिकल किससे मिलकर बने, आप कहोगे नहीं वो और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। यानी आप मज़ीद जो है पार्टिकल्स 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 करते जाएंगे, यानी आप कहेंगे कि मैंने उसको मज़ीद छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया, छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया, और आखिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप फंडामेंटल लेवल पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? मैं आखिरी सवाल जो आपसे पूछूंगा, मैं कहूँगा यार फंडामेंटली जो है दुनिया किस एटम से मिलकर बनी है, व्हाट एग्जैक्टली द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। तो आप कहोगे फंडामेंटली जो है यूनिवर्स जो है वो जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसकी डेफिनेशन ये होगी कि फॉर एग्जाम्पल वो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से कोई भी पार्टिकल Z है, चले Z कह देता हूँ,
कोई भी पार्टिकल है z इज मेड अप ऑफ नथिंग, मेड अप ऑफ नथिंग। ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल की डेफिनेशन ही यही आती है कि वो आप कहते हो कि नथिंग से बना हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि जब आप ये डिफाइन करते हो कि कोई भी चीज़ जो है वो नथिंग से मिलकर बनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि मेरा हाथ जो है वो नथिंग से मिलकर बना है, तो आप उसका मैस क्या रखोगे? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का एक मैस होता है, ठीक है, प्रोटॉन का एक मैस होता है, इलेक्ट्रॉन का मैस है, प्रोटॉन का मैस है, न्यूट्रॉन का मैस है, ठीक है, और क्वार्क का भी मैस होता है। क्वार्क इस मेरे ख्याल से 200 टाइम्स ग्रेटर मैस होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप क्वार्क को डिफाइन करते हो कि क्वार्क इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड दैट इज मेड अप ऑफ नथिंग, तो आप चीज़ों को अनडिफाइन कर देते हो, चीज़ों को अनडिफाइन कर देते हो, बिकॉज अ थिंग दैट इज मेड अप ऑफ नथिंग शुड बी नथिंग। यार लॉजिक ही नहीं लगती, ठीक है। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स की इस डिस्क्रिप्शन की तरफ चला जाए, जो फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन है, वैसे फिलोसफिकल नहीं है, ये मैथमेटिकल होती है क्वांटम मैकेनिक्स, बट इस फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ चला जाए तो इससे मुराद ये है कि इफ़ समथिंग इज़ मेड अप ऑफ नथिंग देन electron should be nothing. If electron is made up of nothing, then electron should be nothing. If electron is nothing, then atom will be nothing. And if atoms are nothing, then molecules should be nothing, and then me should be nothing. Then why there is everything instead of nothing? That is the very basic question जो कि पूरी यूनिवर्स पे अभी भी उठाया जाता है, मेरी एग्जिस्टेंस पे, आपकी एग्जिस्टेंस पे उठाया जाता है कि अगर हम फंडामेंटली यूनिवर्स को जब डिफाइन करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यानी एक तरह का एग्जाम, एक तरह का एक अजीब सा मसला क्रिएट हो जाता है जो कि कभी अनसॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। तो यानी इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया, इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वाई क्वांटम मैकेनिक्स इज स्ट्रेंज, इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड किया गया। फिर इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से मिलकर बना है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी स्पेस टाइम की। किसकी? स्पेस टाइम की, स्पेस टाइम की। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेस टाइम बेसिकली है क्या, ठीक है। सॉरी, स्पेस टाइम क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी तक कोई नहीं जानता कि स्पेस टाइम क्या है। एक कंसेप्ट है, इसमें कोई शक नहीं, ये कंसेप्ट है, ये किस तरह बिहेव करता है ये भी क्वेश्चंस बताती हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली स्पेस टाइम, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि जैसे ये वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसी तरह से स्पेस टाइम भी अपने आप में बहुत ही बिगेस्ट मिस्ट्री है, ठीक है। तो साइंसदानों ने कहा, साइंसदानों ने कह दिया कि भाई स्पेस टाइम जो है वो क्या है, उसके अंदर वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती है उस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। यानी क्वांटम केमिस्ट्री जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस टाइम के बारे में पढ़ेंगे और फ्रिक्वेंसीज और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने सारा खाता जो है खोल के रख दिया है। यानी अगर हम पार्टिकल्स को डिफाइन करना चाहें तो हम स्पेस टाइम की टर्म में डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे कि समथिंग दैट इज़ कॉल्ड स्पेस, जब उसके अंदर वाइब्रेशन उठती हैं तो वो चीज़ वेव की तरह बिहेव करती है। हाँ, अब एक बहुत मज़े का सवाल कि अगर स्पेस वाइब्रेट करके जो है इलेक्ट्रॉन बनाती है तो उसके पास मैस कहाँ से आता है? इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया गया है, इस पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मैं कहूँगा कि आप ना सर्च करें, क्योंकि मैं खुद उसको डिस्कस करने लगा हूँ, मगर एक तरीके से, एक वे से डिस्कस करूँगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो यानी स्पेस टाइम को जो है बेसिकली इसमें अहमियत हासिल है। अगर आप स्पेस टाइम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बेसिकली आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं, सही। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वाई क्वांटम मैकेनिक्स इज आउट ऑफ कॉमन सेंस, क्योंकि हम उसको एज अ मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं देखते, क्योंकि दुनिया को मैटर से डिफाइन नहीं करते, मैटर से डिफाइन नहीं किया जाता, उसको वाइब्रेशंस की टर्म में डिफाइन करते हैं। और वो भी वाइब्रेशंस जो कि बेसिकली स्पेस टाइम की है। और स्पेस टाइम की वाइब्रेशंस को समझना इसलिए ज़रूरी है, देयर आर इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ स्पेस टाइम, बट देयर इज़ नो इक्वेशन, यहाँ पे कोई इक्वेशन ऐसी नहीं है पूरी दुनिया में इस वक्त जो कि ये डिफाइन करवाए कि व्हाट इज स्पेस टाइम इटसेल्फ, ये व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम इटसेल्फ। बहुत मुश्किल होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है, ठीक है। तो स्पेस टाइम के ऊपर मैं वीडियो इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा और आप ज़रूर देख लीजिएगा वो डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है। मैं उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता, जो चीज़ें, जो नॉलेज मेरे हाथ लगा है अपनी रिसर्च के दौरान, अपनी तहकीक के दौरान, वो मैं आप लोगों से यहाँ पे कम से कम इस पोर्शन में नहीं शेयर करना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ
कि क्वांटम मैकेनिक्स डिफिकल्ट है क्योंकि आउट ऑफ कॉमन सेंस इसलिए क्योंकि हम पार्टिकल्स के बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जब हम फंडामेंटल लेवल पर आते हैं तो हम आकर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिलोसफिकली डिफाइन करते हैं कि जेड या कोई भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क है, वो नथिंग से मिलकर बना है। और जब हम नथिंग से मिलकर बने हुए पार्टिकल को डिफाइन करते हैं, हाउ कैन वी यूज सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ पे तो मैथ यूज ही नहीं होती। तो लिहाजा हम क्या कर देते हैं, इसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं, अपनी इसी फिलोसफिकल अजम्पशन को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर ने कहा नहीं, हम इसको इस अप्रोक्सीमेशन को हम नहीं, इससे तो कुछ भी नहीं साबित होता, तो हम कम से कम स्पेस टाइम को लेकर चलते हैं। यानी अगर हम इस चीज़ को लेकर चलें, अपने फिलोसफिकल माइंड को लेकर चलें, माइंडसेट को लेकर चलें, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमें डिस्क्राइब करने का सिर्फ एक तरीका बचता है क्वांटम मैकेनिक्स को, वो है स्पेस टाइम का वे। तो स्पेस टाइम की वाइब्रेशन में हम इसको डिफाइन करेंगे। बट डिफिकल्ट क्यों बनती है, दोबारा से कहूँगा, डिफिकल्ट इसलिए बनती है क्योंकि हम मैटर्स की टर्म में इसको डिफाइन नहीं कर रहे। हम पार्टिकल्स को स्टडी जरूर करेंगे, हम मैटर की टर्म में डिस्कस नहीं करेंगे। हम उसको एज अ वेव, एज अ वाइब्रेशन इन स्पेस टाइम लेकर चलेंगे। आपने श्रोडिंगर इक्वेशन देखी भी होगी, वो कर्ली वाई साई ओवर एक्स वाई, वो सारी की सारी बेसिकली वेव इक्वेशन है, और वो वेव इक्वेशन ऑफ स्पेस टाइम इटसेल्फ है। ज़रा सोचिए ना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि फंडामेंटल लेवल पे ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है, तो वो स्पेस टाइम है। मैं फिर बाद में इसको डिस्कस करूँगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड